गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय की जो क्लास चल रही है, इसमें निमी की बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक बनाया गया है उससे सारे प्रश्न हल कराए जा रहे हैं। तो इसमें अभी हम जो ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सर्फेसेज एंड इरेगुलर सर्फेसेज पढ़ रहे हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि नियमित आकृतियों और अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने 4 क्लासेस पहले पढ़ा चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। इसमें हम प्रश्न संख्या 84 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप 84 जो क्वेश्चन है इसकी ड्राइंग देखिए। तो इसकी ड्राइंग आपके कैमरे पे आ रही होगी, ये निमी की बुक से है। तो आप देखिएगा इसमें सभी जो है ना आपको डायमेंशन दिया गया है और पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेमिना। मतलब ये जो आपको आकृति दिखाई गई है इसको लेमिना बोला जा रहा है, जिसमें आप देखिएगा कि ये एक क्या है। अगर यहाँ से केवल आकृति को मेजर करिए तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक आयत जैसा दिख रहा है और उस पर भी ये एक आयत जैसा जोड़ा गया है। तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इसका कोई सूत्र नहीं है। हम करेंगे क्या कि इस आकृति को 2 पार्ट में करके निकालेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, इसको एक आयत मान लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि डायमेंशन दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है और ये आपका 100 दिया हुआ है। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर इस वाले आयत का निकालेंगे तो इसका भी आपको दिया हुआ है कि 180 दिया हुआ है, ये देखिएगा, और ये 60 दिया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से इस पूरे लेमिना का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसकी ड्राइंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो विकल्प दिया गया है 14,800 mm², 14,600 mm², 14,650 mm², 14,750 mm²। अब पहली बात यह है कि आपका जो ये मात्रक है सब में मतलब क्षेत्रफल mm² में आया है। इसका मतलब आपको जो डायमेंशन दी गई होगी वो किस में होगी, mm में ही होगी, तभी तो mm² में आएगा। अब हम इसको वर्किंग करके दिखाते हैं कि ये देखिए लेमिना है, जिस प्रकार से आपको फिगर में बनाया गया था उसका ही मैंने ड्राइंग बनाया है यहाँ पे। तो दिए गए लेमिना का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने इसको आकृति 1 मान लिया, इसको आकृति 2 मान लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। जो भी डायमेंशन आपको किताब में दिया गया तो वही डायमेंशन हमने भी लिया है। अब आकृति 1 का क्षेत्रफल, अब ये जो लेमिना है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल। मतलब इस वाले आकृति का क्षेत्रफल और इस वाले आकृति का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लेमिना का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा। अब आकृति 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का। आकृति 1 किसके आकार की है, आयत के आकार की है। अर्थात आकृति 1 का क्षेत्रफल आयत 1 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर ये लंबाई हम मान लेते हैं 100 mm की, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई 50 mm की। तो 100 mm गुणे 50 mm, और 100 में 50 का गुणा करेंगे तो 5000 mm² हो जाएगा। इसका मतलब आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया, 5000 mm²। इसी प्रकार से जो आकृति 2 है तो इसका देखिए आपको क्लियर कट एकदम साफ साफ लिखा हुआ कि ये अगर आप लंबाई मान लेते हैं तो 160 mm हो गया और ये आपको चौड़ाई दिया हुआ है 60 mm। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल मतलब आयत 2 का क्षेत्रफल। और आयत 2 कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये आयत बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आयत 2 का क्षेत्रफल और ये किसके बराबर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो आपका 160 mm गुणे 60 mm, तो 160 mm गुणे 60 mm करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 छक्का 96। मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिएगा इसका वर्किंग में 16 छक्का 96, 9600 mm का स्क्वायर। अब लेमिना का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों क्षेत्रफल जोड़ देना है। 5000 mm² मतलब आकृति 1 का क्षेत्रफल और 9600 mm² आकृति 2 का क्षेत्रफल। इसको जोड़ेंगे तो लेमिना का क्षेत्रफल निकल आएगा। और ये कितना आ जा रहा है, 14600 mm का स्क्वायर। और ये आपको विकल्प में भी दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 14800 mm², 14600 mm², और आपका उत्तर कितना आ रहा है, 14600 mm²। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा है। इस तरह के प्रश्न पहले कराए जा चुके हैं। पूछा जा रहा है किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 40 mm है और वृत्तखंड द्वारा जो कोण है वो 120 डिग्री का है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। इसको आप पिछली क्लासेज अगर देखेंगे तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि वृत्तखंड के किसी कोण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो
तो वृत्तखंड का कोण जो है थीटा अगर है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे व्यास आपको 40 mm का दिया गया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 mm, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो 40 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 20 mm। तो त्रिज्या का मान भी हमें पता चल गया और थीटा का मान दिया ही है, तो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 120 रख देंगे बटे में 360 गुणे 3.14 पाई का मान होता है और आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी है 20 mm, तो 20 mm का स्क्वायर। तो ये सब करेंगे तो 120 से 360 को कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 3 नीचे चला आएगा और 3.14 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। ये सब सरल करेंगे तो 1256 बटे में 3 आएगा और 1256 में 3 का भाग देंगे तो 418.666 mm का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आपका उत्तर आ गया कि जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 418.66 mm स्क्वायर। अब आपका विकल्प देखिए, पहला विकल्प है 418.66, दूसरा है 400.55, तीसरा है 415.55 और चौथा है 416.66। तो पहला विकल्प आपका मैच कर रहा है आपके आंसर से, तो आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है बिल्कुल इसी तरीके का है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ पूछ लिया गया, चाप पूछ लिया गया है। तो अगला जो प्रश्न है देखिए, किसी वृत्तखंड के चाप की लंबाई कितनी होगी जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और कोण 40 डिग्री है। तो आपको इसमें फिर से वही फार्मूला लगाना होगा। इससे पीछे वाली जो क्लासेज हुई हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि वृत्तखंड के चाप की जो लंबाई होगी वो थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर, क्योंकि जो परिधि की लंबाई होती है, परिधि भी एक चाप ही होता है, लेकिन ये परिधि जो है पूरा चाप बन जाता है, और जबकि जो चाप होता है वो आधे पे भी लिया जा सकता है। तो आधे पे अगर लिया जाएगा तो यहाँ पे कोण क्या होगा 360 से कम होगा, तो यहीं पे कोण जो है 40 डिग्री दिया गया कि मतलब 40 डिग्री कोण का जो चाप है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 40 डिग्री, तो 40 रखा है बटे में 360 गुणे 2, क्योंकि 2 पाई आर 2 गुणे 3.14 पाई का मान और आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, तो रख दिया। तो ये सब सरल करेंगे तो 3.14 और 15 दूना के 30 हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा और 40 का भाग दिया 360 में तो 9 बार गया है, तो 3.14 गुणे 30 बटे में 9, और यहाँ से 3.14 में ये जो 30 का जीरो है गुणा कर देंगे तो 31.4 हो जाएगा और 3 का भाग दे देंगे 9 में तो 3 बार में कट जाएगा, फिर 31.4 में 3 का भाग देंगे तो 10.46 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से आपने ये देखा कि जो वृत्तखंड के चाप की लंबाई है वो 10.46 सेंटीमीटर आ गई। तो आपने प्रश्न को तो हल कर लिया है, अब आप अपना विकल्प को मैच कराएंगे, विकल्प को देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो पहला विकल्प आपका दिखाई दे रहा है 9.75 सेंटीमीटर, दूसरा 9.8 सेंटीमीटर, तीसरा 10.6 सेंटीमीटर और चौथा 10.4 सेंटीमीटर, और आपका उत्तर क्या आया है 10.46 आया है, मतलब आपका दशमलव के 2 स्थान तक आया है। तो आपको क्या करना है, दशमलव के 1 स्थान तक लेंगे तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि आपने उत्तर जो निकाला है दशमलव के 2 स्थान तक निकाला है, लेकिन प्रश्न में जो आपका उत्तर सही वाला है वो दशमलव के 1 स्थान तक है। तो आपका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प 10.4 सेंटीमीटर। अब ये जो अगला प्रश्न है 87 नंबर का, इसमें भी फिर वही पहले ही जैसा प्रश्न पूछा गया है, इसको भी देखिएगा ध्यान से कि किसी वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है और कोण कितना है 36 डिग्री का है। तो फिर इसमें वृत्तखंड के चाप की लंबाई का हमने सूत्र इससे पहले वाले भी प्रश्न में भी आपको बताया था कि थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 36 डिग्री और बटे में 360 होगा ही होगा, फिर 2 पाई आर में 2 का मान 2 ही होगा, पाई का मान 3.14 और आर मतलब त्रिज्या कितनी है 3.6। ये सारे मान रखेंगे तो 36 को फिर 360 में 36 से 360 में भाग देंगे 10 बार में कट जाएगा, ऊपर 2 गुणे 3.14 और गुणे 3.6, फिर इस 10 का इसमें भाग दे देंगे तो 1 स्थान और बाएं ओर आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 0.36, इसका गुणा कर लेंगे तो 2.2608 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिएगा आपने जो उत्तर निकाला है
वो दशमलव के 4 स्थानों तक निकाला है, मतलब 2.2608, और आपका उत्तर कितने में दिया है, दशमलव के 1 स्थान तक दिया है या 2 स्थान तक दिया है। तो आप मैच कराइए कि आपका उत्तर क्या आया, 2.2608 आ रहा है, और आपका विकल्प क्या है, 2.10 है। मैच नहीं कर रहा है, 2.26 है, मैच कर जा रहा है, क्योंकि ये 2 स्थान छोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, क्योंकि सी वाला विकल्प 22.6 है, ये गलत हो जाएगा। डी वाला विकल्प 21.0 है, ये भी गलत हो जाएगा। अब जो आपका अगला प्रश्न है, एटी 8 नंबर का, कि दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जो आपको चित्र दिया गया है, देखिए पहले एक जो है इस तरह का बन आया आकृति, और फिर ये इस तरह का आकृति है। इसका मैं फिगर भी दिखा देता हूँ आपको, ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये आप देखिए ड्राइंग है कि ये आकृति इस तरह की बनी हुई है, और फिर यहाँ से कट कर लिया गया है। तो इसी का चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ कट आउट, मतलब यहाँ से काट कर निकाल लिया गया है। अब ये बचा हुआ आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सारी डायमेंशन दे दी गई है, ये 60 mm है, ये 40 mm है, और ये आपको जो यहाँ से ये है 20 mm है, और ये भी कितना है, 20 mm है। और इसके विकल्प जो है 1750 mm स्क्वायर, 1775 mm स्क्वायर, 1805 mm स्क्वायर और 26 mm स्क्वायर दिया गया है। अब इसका हल देखिए कैसे किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका है कितना दिया है, 60 mm दिया है, ये कितना दिया है, 40 mm, ये कितना दिया है, 20 mm, ये भी 20 mm दिया है। तो अगर ये 40 mm है तो ये भी 40 mm होगा। तो इस पूरे आकृति का हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि इसमें, इस आकृति में कोई कट नहीं किया गया था, तो ये पूरा एक आयत बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 60 गुणे 40 कर देंगे, क्योंकि ये आयत जैसा है। तो दिए गए चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस ये देखिए समलंब बन रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आयत में से समलंब का घटा देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको दी गई आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 mm गुणे 40 mm, मतलब ये 60 mm लंबाई हो गई और ये 40 mm चौड़ाई हो गई। तो 60 mm गुणे 40 mm, तो 24 mm हो जाएगा। और उसमें से माइनस क्या करना है, मतलब घटाना क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं कौन सी है, एक भुजा ये थी, एक भुजा ये थी, ये समांतर थी, तो ये 20 mm है, ये 40 mm है। तो 20 और 40 का जोड़ निकालना होगा, मतलब 40 और 20 किया है हमने जोड़, योगफल, और गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी क्या है, यही तो होगा, ये जो 20 mm है यही तो होगा 20 mm, तो गुणे बीच की दूरी। अब ये हल करेंगे तो 24 mm स्क्वायर, तो ये हम कर ही लिए थे, ये 40 और 20 60 हो गया, और ये 20 का 2 में भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 60 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 600। तो 24 mm का स्क्वायर माइनस 600 mm, ये कितना आ जाएगा, 1800 mm का स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि डी सी विकल्प से मैच कर रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसका ड्राइंग देखिएगा। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, 79 नंबर का, तो मैं आपको ड्राइंग इसके दिखा देता हूँ किताब से पहले। ये देखिए पूछा गया कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन खींचा गया है इसको शेडेड बोला जा रहा है। इस वाले छायांकित भाग को क्या कहते हैं। तो विकल्प क्या दिया गया है, सेगमेंट, दूसरा क्या दिया गया सेक्टर, तीसरा क्या दिया गया आर्क, चौथा क्या दिया गया कार्ड। अब इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ, ड्राइंग आपने देख लिया होगा, वैसे ड्राइंग मैंने भी बनाया है कि किसी चित्र में जो छायांकित भाग है उसको क्या कहते हैं। तो छायांकित मतलब जो मैंने लाइन खींची है, तो इतने वाले भाग को जो हमने ऐसे ऐसे कर लिया क्या कहते हैं। तो पहला पूछा जा रहा है वृत्तखंड, दूसरा चाप, तीसरा जीवा, चौथा सेगमेंट। तो देखिए वृत्तखंड किसको कहते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे होता तो ये पूरे वाले क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं, लेकिन केवल इतने भाग को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, सेगमेंट। तो इसका मतलब 89 नंबर का जो प्रश्न है, 79 नंबर का, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सेगमेंट। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है कि किस लाइन को जीवा कहते हैं। तो देखिएगा अगला ये जो ड्राइंग है, इसकी भी ड्राइंग दिखा देते हैं आपको। 89, ये आपका 90 नंबर, मतलब 90 नंबर का प्रश्न है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपको एक फिगर बनाया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस लाइन को जीवा कहते हैं। आपको कई लाइनें दिखाई गई, जैसे एक AB लाइन है, एक OC लाइन है, एक OD लाइन है, एक OE लाइन है। तो किस लाइन को कार्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, जीवा। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ।
किस लाइन को जीवा कहते हैं? तो एक लाइन ए बी है, एक लाइन ये आपकी ओ सी है, एक लाइन ओ डी है, एक लाइन ओ ई है। तो देखिए ये केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये केंद्र हो गया, और परिधि पे क्या है? सी है। तो ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। और ओ से डी ये भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और ओ से ई ये भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और इस वाली लाइन का कोई नाम ही नहीं दिया गया है, लेकिन इस वाली लाइन का नाम दिया गया है कि परिधि से परिधि तक मिल रही है, लेकिन केंद्र से नहीं जा रही। तो इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ए बी जो लाइन है ये जीवा है। अगर यहाँ से भी एक लाइन खींची जाती और इसको हम कोई नाम दे देते, मान लीजिए एल एम, तो ये भी जीवा होती। और यहाँ पे एक लाइन ऐसे भी खींच देते पी क्यू, तो ये भी एक जीवा ही होती, और इसको भी हम जीवा ही बोलते। जो आपका व्यास है इसको भी हम जीवा ही बोलते, लेकिन व्यास पे कोई नाम ही नहीं दिया गया है। आपको बस नाम कहाँ से दिया गया है? इस वाली लाइन का ए बी का नाम दिया गया है। तो ए बी इस वाले पूरे फिगर में जीवा कौन है? ए बी। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी। तो ये रहा आज की क्लास। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।